क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक्स पैटर्न्स, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। ये कह रहा है कि फाइंड द रूल, मतलब एक रूल पता करो, चाहे एक फॉर्मूला की तरह पता करो, which gives number of match sticks, कि जो फॉर्मूला आपको मैच स्टिक्स के नंबर बताए, रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक्स पैटर्न। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको ये पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। पहला पार्ट है इसका, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एज, जैसे एक टी की तरह ये पैटर्न दिया है, मतलब एक फिगर दिया हुआ है। तो ये टी बनाने के लिए आपको कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत है और उसका फॉर्मूला ढूंढना है हमें। तो देखो, ये मैच स्टिक का मतलब ये माचिस की जो स्टिक होती है, जो माचिस जलाते हैं, वो हो गया मैच स्टिक। तो यदि हमें ऐसे टी का जैसे बनाना है तो एक तो इस तरह से रखेंगे और दूसरा मैच स्टिक इस तरह से जोड़ देंगे। मतलब एक टी बनाने के लिए हमें दो मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ी, और यदि दूसरा टी बनाना है तो दो और मैच स्टिक की जरूरत होगी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि फॉर 1 टी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 1। एक टी बनाने के लिए दो मैच स्टिक की जरूरत थी, इसलिए हमने 2 × 1 लिखा। यदि मान लो कि हमें 2 टी बनाने हैं तो कितने चाहिए, 2 × 2। 3 टी बनाने के लिए हमें 2 × 3 मैच स्टिक्स की जरूरत होगी, और 4 टी के लिए 2 × 4। एक बार फिर से देख लो, एक टी बनाने के लिए दो मैच स्टिक, 2 टी बनाने के लिए 2 × 2, 3 टी बनाने के लिए 2 × 3, 4 टी बनाने के लिए 2 × 4। तो इस तरह से हम देखते चल रहे हैं कि एक तरफ तो 2 ही 2 है और दूसरी तरफ 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो अब हमें रूल पता करना है, तो हम लिखेंगे द रूल इज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × n। ये 2 क्यों? क्योंकि दो मैच स्टिक की जरूरत है, किस काम के लिए, एक टी बनाने के लिए। तो अब यदि हम n टी बनाएंगे तो हमें कितनी मैच स्टिक की जरूरत होगी, तो 2 × 1। अब यहाँ n का मतलब क्या है, जो लास्ट लाइन है कि यूज अ वेरिएबल। वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू वेरी करता हो, चेंज होता हो। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि ABCD में से, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होता है उसमें से कोई भी लेटर्स यदि हम यूज करेंगे तो उसको वेरिएबल्स बोलेंगे। यहाँ पे n यूज किया है किस काम के लिए, नंबर ऑफ टी बनाने के लिए, जैसे 1 टी 2 टी 3 टी, इस तरह से ये है नंबर ऑफ टी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से 1-2 और क्वेश्चन करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे 2 × n, यहाँ पे जो इंटू का साइन है वो हम हटा लेते हैं और ये लिखते हैं हम 2n। यहाँ पे साइन नहीं है इंटू का, तो भी इसका मतलब है कि ये 2 और n का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे n लेटर है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि यहाँ पे कोई नंबर रहता तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखते। अलजेब्रा का ये शुरू की क्लास है, आप ये इन बातों को बड़े अच्छे से सीखो तो आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब इसका आंसर तो हो गया। ये दूसरा पार्ट है कि इसमें हमें ए पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज, जैसे ये जेड बना हुआ है, ये फिगर आपके बुक में दिया हुआ था, तो हमें ऐसे जेड जैसा पैटर्न का मतलब क्या होता है कि इस तरह से ये जो फिगर दिया हुआ है उसी तरीके से यदि हम जेड बनाते चले तो हमें कितनी मैच स्टिक की जरूरत होगी। तो देखो, तो एक मैच स्टिक से ऐसे लिखे ये करेंगे ड्रॉ, दूसरा ऐसे जोड़ेंगे उसमें जेड बनाने हैं तो, और एक तीसरा 3 मैच स्टिक यदि हमने जोड़ दिया इस तरह से तो ये जेड बन जाएगा। यदि मान लो कि दूसरा जेड बनाने हैं तो 3 मैच स्टिक और की जरूरत होगी। तो इस तरह से अब हम रूल पता करेंगे, तो क्या लिखेंगे कि फॉर 1 जेड, जैसे एक जेड बनानी हो तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना, आपको समझ में आ गया है, 3। तो इसको लिखे हम 3 × 1, मतलब 3 ही हुआ। लेकिन जब 2 जेड चाहिए तो फॉर 2 जेड नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना, 3 × 2। अब 3 जेड 3 × 3। 4 जेड के लिए कितना, तो इसमें हम देखो, तो ये आपको समझ में आ रहा है, जैसे
3 तो पहले में है ही सभी में, तो 3 और बाद में जितने हमें z चाहिए उतना उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया। अब रूल बनाने का टाइम आ गया। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना होगा? 3 × n। फिर से n आ गया। n का मतलब वो जितने z चाहिए उतना नंबर। जैसे यहाँ पे 1 चाहिए तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चाहिए तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चाहिए तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चाहिए तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, n चाहिए तो n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम ये जो क्रॉस का साइन है, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो हटा लेते हैं तो सिंपल रह जाएगा हमारे पास 3n, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये सी पार्ट में देखते हैं क्या है पैटर्न। सी पार्ट में है ये पैटर्न ऑफ लेटर यू एज। अब इस तरह से ये यू बना हुआ पैटर्न है, ये ऐसा फिगर है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें कितने चाहिए? ये 3। तो अब देखो, एक मैच स्टिक ऐसे करके रख दिया, दूसरा फिर उसमें ज्वाइन करेंगे ऐसे, फिर ये तीसरा उसमें जोड़ देंगे तो एक यू बन गया। तो एक यू के लिए कितने मैच स्टिक की जरूरत हुई? 3 की। तो इसको लिखेंगे 3 × 1। ऐसे हम दूसरा यू बनाएं, 2 यू, तो 3 × 2 हो जाएगा। तीसरा चाहिए 3 यू, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना हो जाएगा? 3 × 3। 4 यू बनाने हैं तो 3 × 4। तो अब इसको देखो आप, एक यू बनाने हैं तो 3 × 1, 2 है तो 3 × 2, 3 है तो 3 × 3, 4 यू है तो 3 × 4। अब हमें रूल बनाने हैं तो n के लिए हम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × n। अब यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा लेंगे तो 3n रह जाएगा। अच्छा, ये आंसर हो गया। अब समझने क्या है इसको, ये n है वो वेरिएबल है, ये जितने u होगा, जैसे मान लो कि 10 बनाएंगे तो ये 3 × 10 हो जाएगा। वो n का मतलब नंबर ऑफ जो भी पैटर्न है वो। डी पार्ट में देखते हैं, ये पैटर्न ऑफ लेटर v एज। v बनाने, अच्छा देखो v बना हुआ है, तो इसमें कितने मैच स्टिक की जरूरत है? तो एक तो ऐसा आया और दूसरा ऐसा गया, मतलब 2 मैच स्टिक की जरूरत है। तो हम लिखेंगे फॉर 1v नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू, बता दो, 2 × 1 होगा। अब 2 के लिए क्या करेंगे? 2 × 2। 3v के लिए 2 × 3। 4v के लिए 2 × 4। और रूल यदि बनाना चाहे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू 2 × n। जितने v बनेगा, यहाँ पे n वेरिएबल है, मतलब ये n की ही वैल्यू चेंज हो रहा है वो पैटर्न देख देख करके। तो ये होगा 2 × n। यहाँ पे हम ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो हटा लेंगे और ये 2n रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला पैटर्न है ये पैटर्न ऑफ लेटर e एज। तो e बना हुआ है। अब आप देख लो, यदि ऐसे ई हम बनाएंगे मैच स्टिक्स को जोड़ करके तो इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। तो एक एक करके देखो कि यहाँ पे कितने मैच स्टिक चाहिए। तो ये हो गया, ये पहला मैच स्टिक ये लाइन के लिए। अब ये हो गया हमारा दूसरा, ये दूसरी लाइन के लिए। फिर ये हो गया तीसरा, थर्ड, फिर हो गया फोर्थ, और ये हो गया 5। ये बीच वाला थोड़ा सा छोटा है तो कोई बात नहीं, इसको तोड़ लेंगे उधर की तरफ से। ये जो मसाले वाला जो है, ये केमिकल जो लगा हुआ है वो वहाँ पे है ही। तो टोटल हमें 5 मैच स्टिक की जरूरत हुई। तो अब लिखेंगे फॉर 1e नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू 5 × 1। ये 5 तो हमने काउंट करके लिख लिया। अब एक e बनाएंगे तो 5 × 1, 2 e बनाएंगे तो 5 × 2, 3 e बनाएंगे तो 5 × 3, और 4 बनाएंगे तो 5 × 4। और रूल बनाने हैं तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू 5 × n। तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन हटा करके हम क्या लिखेंगे? सिर्फ 5n। तो जो बच्चे इसको देख रहा है, समझ रहा है, उसको अपनी नोटबुक में इतनी बातें नहीं लिखनी, बस सिर्फ 5n लिखना है। मतलब आप ये काउंट कर लो, जितने लाइंस है उतने मैच स्टिक, उसमें n लगा दो। अपनी नोटबुक में बस सिर्फ इतना लिखोगे। मैं अपनी वीडियो में आपको समझाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, तरीका बताया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5n। अगला पार्ट है f में पैटर्न। पहले देखते हैं ए पैटर्न ऑफ लेटर s एज। ये s बना हुआ है, यानी s लिखते हैं इस तरह से, तो बना हुआ है। तो अब देखो कितने मैच स्टिक की जरूरत है इसमें, तो काउंट कर लेते हैं एक एक करके। ये पहला मैच स्टिक यहाँ लगेगा,
दूसरा मैच स्टिक यहाँ लगेगा, तीसरा ये हो गया, ये चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो 5 मैच स्टिक से हो जाएगा, एस बन जाएगा। तो हमें रूल लिखना है। तो फॉर 1s नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितने, 5 × 1, 2 के लिए 5 × 2, 3 के लिए 5 × 3, 4 के लिए 5 × 4। और इस तरह से जो रूल बनेगा, द रूल इज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू 5 × n। इसका मतलब है कि ये 5n हो जाएगा, ये इंटू का साइन हटा लेंगे हम, तो 5n हो गया। मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। हम मैच स्टिक्स काउंट कर लेंगे, उसमें n लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आप अपने नोटबुक में सिर्फ यही लिखोगे 5n, ये सब लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर निकल गया। ये लिखते हैं अगला हम जी पार्ट। तो ये है अ पैटर्न ऑफ लेटर ए एज। अब ए लिखा हुआ है ऐसे, वैसे तो ये आर की तरफ भी दिख रहा है, लेकिन ये ए ही इसको कहो, ये बुक में ए लिखा है ये, तो इस तरह से आर तो नहीं कहेंगे। चलो जो भी है, हम मैच स्टिक काउंट करते हैं। तो कितने मैच स्टिक्स की ज़रूरत होगी ऐसे ए बनाने के लिए? तो एक यहाँ पे, फिर दूसरा ये वाला 2 हो गया, फिर तीसरा ये 3 हो गया, फिर ये चौथा 4 हो गया, और ये एक इसके लिए भी चाहिए और एक इसके लिए भी चाहिए, तो 5 और 6 हो गया। तो टोटल एक ऐसा जो पैटर्न दिया है ए का, उसके लिए हमें 6 मैच स्टिक की ज़रूरत है। तो अब लिखो कि फॉर 1a नंबर ऑफ मैच स्टिक कितना लिखेंगे इसको, 6 × 1, 2a के लिए 6 × 2, 3a के लिए 6 × 3, 4a के लिए 6 × 4। अब रूल बनाने चाहे तो हमें क्या लिखना होगा, द रूल इज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल टू 4 नहीं, ये रूल हो जाएगा 6 × n। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 6n, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने सारे पैटर्न्स देखा, सभी में मैच स्टिक काउंट किया और उसके पीछे हम n लगा दिए, ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर पैटर्न ऑफ लेटर्स L, C एंड F। मतलब हमने ये रूल सीखा है, पहले क्वेश्चन में सारा यही था। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L। मतलब जो क्वेश्चन था 1 नंबर में A से लेके G तक का, तो उसमें से कुछ लेटर में वैसे ही रूल लगेगा जैसे कि L में लग रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि व्हिच आर दीज, मतलब वो लेटर्स कौन कौन सा है जिसके लिए रूल वैसे ही है जैसे कि L के लिए है। अब कह रहा है कि व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हो गया कि दोनों लेटर के लिए एक ही रूल हो गया। तो पहले हम इसको देखते हैं कि हमारा पैटर्न इस क्वेश्चन के लिए क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए है लेटर L। ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ना, सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय L, कि L के लिए जैसा है वैसे ही रूल है। तो अब देखो ये L यदि हम बनाएंगे तो एक तो इस तरह से मैच स्टिक लेंगे और दूसरा मैच स्टिक ऐसे लेंगे, तो ये L बन गया। तो इसमें कितने मैच स्टिक की जरूरत पड़ी हमें, 2 की, 2 मैच स्टिक। तो पैटर्न क्या होगा, 2 × n। पहला जो क्वेश्चन 1 था उसमें सारे जगह पे हमने यही रूल सीखा कि पहले मैच स्टिक काउंट कर लो और पीछे उसके n लगा दो, तो ये लगा दिया हमने। अब पहले क्वेश्चन के सारे लेटर्स देखते हैं कि कौन कौन सा था। तो A पार्ट में T था, B पार्ट में Z था, C में U था, D में V था, और E में E खुद ही था, और इधर ये A था, एक S भी था। तो S के लिए तो ज़्यादा मैच स्टिक की ज़रूरत है। तो इसमें से, इन लेटर्स में से ऐसा कौन सा लेटर्स है जिसका रूल ये L के रूल से मिलेगा। तो वो लेटर हमें दिख रहा है, एक तो T है, तो लेटर्स आर लिखो, द लेटर्स आर T एंड V। तो ऐसा क्यों है कि इसका रूल और L वाला रूल मिल गया। तो इसका कारण ये है कि बिकॉज 2 मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच लेटर, कि L के लिए भी 2 मैच स्टिक की जरूरत है, T के लिए भी 2 है और V के लिए भी 2 है। इस तरह से जो रूल हमने L के लिए लगाया वही रूल हम T के लिए भी लगाएंगे और V के लिए भी लगाएंगे, क्योंकि सभी T, V और L सभी के लिए हमें 2-2 मैच स्टिक की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड।
there are 5 cadets in a row. What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows. अब ये क्या मतलब हो गया? कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड. परेड देखा है आपने? कभी देखा है? मेरे को याद आ रहा है कि 26 जनवरी को इंडिया गेट पे परेड होता है आर्मी का. ये ऐसे इंडिया गेट पे ऐसे सीन दिखते रहते 26 जनवरी को. ठीक है, ये आर्मी के जो लोग हैं वो परेड में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. तो देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो. तो अब ये एक सीन मैं और दिखाता हूँ. जैसे रो का मतलब हो गया एक लाइन. जैसे यहाँ इस लाइन को देखो, ये सारे लोग एक रो में खड़े हैं. ये फिर यहाँ पे दूसरा रो है, फिर तीसरा रो है. सभी ग्रुप में ऐसे ही है, रोज में लोग खड़े रहते हैं लाइन में, लाइन बना के, पंक्ति बना करके. तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसा है कि 5 कैडेट्स है इन ए रो. 5 कैडेट्स मतलब 5 जने हैं एक रो में. तो कह रहा है कि व्हाट इज द रूल विच गिव्स अस द नंबर ऑफ कैडेट्स. तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे, कौन सा रूल बनाएंगे जिससे हमें इनका नंबर्स पता चलेगा कि नंबर ऑफ कैडेट्स का मतलब कितने लोग इस परेड में हैं. और ये कह रहा है कि यूज n फॉर नंबर ऑफ रोज. तो हम ऐसे शुरू करें कि फॉर 1 रो नंबर ऑफ कैडेट्स कितने होंगे. तो ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एक रो में 5 जने हैं. तो ये क्या हो जाएगा रूल? 5 into 1. यदि 2 रो है तो कितना हो जाएगा? 5 into 2. 3 रो है तो कितना हो जाएगा? 5 into 3. 4 रोज है तो कितना होगा? 5 into 4. तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा. जैसे 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 और नंबर ऑफ रोज n है. तो रूल क्या होगा? नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल टू 5 into n. और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा करके हम क्या लिख लेंगे? 5n. यही हमारा आंसर हो जाएगा. ये पहले जैसे पैटर्न था वैसे ही है ये भी. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ देर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स. एक बॉक्स में, एक डब्बे में, एक बक्सा में कहो 50 मैंगो है. हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस. अब आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस दे दिया, मतलब कुछ भी दे दिया. जैसे यहाँ पे नंबर दिया नहीं है कि 4, 5, 7, मतलब आपको वही वेरिएबल है कि जैसे जैसे बक्से के नंबर बढ़ेंगे तो आपको फार्मूला ढूंढना है कि किस फार्मूला से वो पता करोगे. यहाँ पे लिखा है कि यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस. बी लेटर लिखना है नंबर ऑफ बॉक्स के लिए. जैसे पहले हम क्या लिखे थे? एन लिखे थे. तो यहाँ पे बी है. यही जो लेटर्स यूज करने का काम है उसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स. तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझे. जैसे यहाँ पे ये मैंगो का एक बॉक्स है. तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉक्स में कितने मैंगोज है? 50. तो लिखे हम यहाँ पे कि फॉर 1 बॉक्स नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू 50 into 1. 50 क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि एक बॉक्स में 50 है. हमारे पास कितने बॉक्स है? अभी एक है तो इसलिए हमने 50 into 1 कर दिया. यदि काउंट करेंगे तो 50 ही होगा, 50. और यदि हमारे पास 2 बॉक्स है तो यहाँ पे लिखे फॉर 2 बॉक्स नंबर ऑफ मैंगोज. आप अंदाज कर सकते हो इसको कैसे लिखेंगे. ये दूसरा बॉक्स आ गया. एक बॉक्स में 50 है तो 50 into 1. 2 बॉक्स में इसमें भी 50 होगा तो 50 into 2 कर देंगे, मतलब 100 हो जाएगा. तो अभी 100 नहीं लिखेंगे हम, अभी इसको 50 into 2, क्योंकि फार्मूला बना रहे हैं हम. यदि मान लो कि बॉक्स 3 हो गया तो क्या करेंगे इसको? 50 into 3. बॉक्स 4 हो जाएगा तो क्या होगा फार्मूला? 50 into 4. अब हम, ये है हमारे लिए बी दिया है. यदि बॉक्स का नंबर बी है तो क्या होगा? नंबर ऑफ मैंगोज कितने होंगे? 50 into बी. यहाँ पे देखो नंबर हटा दिया हमने, वेरिएबल लिखा बी, तो ये हो जाएगा 50b. पहले से हम करते आ रहे हैं कि लास्ट का मल्टीप्लिकेशन उसको हटा देते हैं और ये हो गया 50 into b. यहाँ पे जो लेटर के साथ कोई साइन नहीं है इसका मतलब इनटू है. ये अलजेब्रा में ये सीखना है. तो अब इस क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया 50b. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट. मतलब टीचर ने एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया. कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कि बच्चों की संख्या दे रखी है, कितने स्टूडेंट है वो दे रखा है, तो आपको कितने पेंसिल्स की जरूरत है वो लिखना है. और एक हिंट की तरह दे रखा है यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आपको बच्चों के नंबर बताने के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के नंबर बताने के लिए कौन सा लेटर यूज करेंगे हम? एस. तो मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ. जैसे मान लो कि ये किसी क्लास की, जैसे क्लास 6 के ही ये स्टूडेंट है और इसको पेंसिल देगी इसके टीचर. तो एक बच्चे को कितना पेंसिल देना है? 5. 1 2 3 4 5. तो ये बात तो आपको समझ में आ गया कि एक बच्चे को कितने पेंसिल मिलने हैं? 5. तो वहाँ पे लिखे कि
फॉर 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ पेंसिल्स कितना 5 × 1। यदि 2 स्टूडेंट है तो 5 × 2, 3 स्टूडेंट है तो 5 × 3, 4 स्टूडेंट है तो 5 × 4। अब यदि स्टूडेंट की नंबर s है, वो कह रहा है कि तो हमारे पास रूल क्या बनेगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 5 × s। तो यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5s। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। यूज t फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। क्योंकि एक कोई चिड़िया है, वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर फ्लाई करती है, मतलब उड़ जाती है। तो एक फिगर देखें ऐसे एक बर्ड का, जैसे ये पक्षी ये उड़ रही है, तो इसका जो उड़ने का जो रेट है, जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, मतलब उसका स्पीड कहो या उड़ने की जो रेट भी बोलते हैं। तो अब इस हमें लिखना क्या है, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितना वो डिस्टेंस, कितनी दूरी वो उड़ेगी यदि आपके टाइम दिया है t। तो इसको ऐसे समझें कि 1 मिनट में फॉर 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा। तो आप सोचो कि 1 मिनट में कितना, तो वो खुद दे रहा है वहाँ पे 1 मिनट में कितना वो उड़ जाती है 1 किलोमीटर। तो उसको लिखेंगे हम 1 किलोमीटर × 1, है ना। वो पहला लाइन ही ऐसा ही है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। और 2 मिनट में तो 1 किलोमीटर × 2, हर 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर उड़ेगी, तो 2 मिनट में कितना 2 किलोमीटर उड़ जाएगी। 3 मिनट में, अब इसको फिर से ऐसे ही पैटर्न बनाओ, 1 किलोमीटर × 3, 4 मिनट में 1 किलोमीटर × 4। तो इस तरह से हमें एक बात समझ में आ गया कि 1 किलोमीटर तो सभी में रहेगा ही, और जैसे टाइम चेंज होगा या टाइम जितना दिया रहेगा उतने से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें रूल ढूंढना है कि क्या करें। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू लिखेंगे 1 किलोमीटर × t। ये t कहाँ से आ गया, वो कह रहा है कि t टाइम के लिए ढूंढना है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग, इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम। अब वो इन मिनट्स, और आगे ये भी है कि यूज t फॉर फ्लाइंग टाइम्स इन मिनट। तो टाइम के लिए हमें t लिखना है। अब यहाँ पे एक नई बात आई आपके सामने, 1 किलोमीटर × t रहेगा, तो इसको क्या करें। तो आपको पता है कि 1 से यदि हम t को मल्टीप्लाई करेंगे तो t ही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बदलता नहीं है। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, जैसे 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो इसी तरह से 1 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t रहेगा। तो एक काम तो निपट गया। अब दूसरा है कि किलोमीटर को क्या करेंगे, तो किलोमीटर पीछे वैसे ही लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर हो जाएगा t और किलोमीटर, और ये हो गया इसका आंसर।